लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। एक तरफ जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं, नेताओं में आरोप प्रत्यारोप के भी दौरे जारी हैं। बता दें कि प्रथम चरण में उत्तराखंड में चुनाव होना है। वहीं इस चुनावी सफर में वीआईपी न्यूज ने देहरादून में लोगों से चुनावी हाल जाना। इस दौरान पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, फौजी और आमजनों ने चुनावी माहौल के बारे में बताया। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। हम चुनावी सफर पर निकले हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। कुछ पत्रकार हैं, वकील हैं, फौज से रिटायर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम उन सभी से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का माहौल चल रहा है। सबसे पहले, क्योंकि उत्तराखंड राज्य महिलाओं के आंदोलन की वजह से राज्य बना था, इसलिए सबसे पहले महिला से ही सवाल लेते हैं। क्या नाम है आपका? तृप्ति सर। किस तरह से चुनावी माहौल को आप देख रहे हो उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों में? क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने महिला को टिकट दिया है, लेकिन वो महिला महारानी के नाम से जानी जाती है। जी सर। जी सर, जहाँ तक मैं पत्रकार हूँ, मैं काफ़ी जिले में जाके आई, घूम के आई। तो बॉबी पवार जी के साथ मैं थी। जहाँ भी हम लोग गए, जनता का सिर्फ यही राय था कि रानी जी कभी अपने कोठी से बाहर आती ही नहीं है अपनी। तो बॉबी पवार तक, जहाँ तक कि बॉबी पवार पता नहीं जीतेंगे कि नहीं, मगर वो वोट पक्का काट देंगे इस बार बीजेपी का। क्योंकि बीजेपी में ये है कि रानी जी कोरोना के टाइम भी बाहर नहीं आई। तो मतलब ये कह मान के चले या ये समझे कि जो महिला को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि महिला जो है महिलाओं को लेकर के बातें केवल कांग्रेस करती है, लेकिन भाजपा जो है वो टिकट देती है। आप जैसा कह रहे हो कि महारानी को टिकट दिया गया, तो इसको मान के चले कि ना मात्र महिला को टिकट मिला है। एग्जैक्टली सर, यही हुआ है। क्योंकि महारानी अगर बाहर आती तो गांव वाले जो गरीब है, जो वहाँ के जिन्होंने उनको वोट दे के खड़ा किया है, एटलीस्ट उनके तरफ से तो वो अच्छा रिप्लाई आता ना। हम दूर दूर जो रहते हैं वो तो अच्छा फीडबैक नहीं दे सकते। एटलीस्ट जो वहाँ आसपास रहे, उनका भी यही फीडबैक था कि वो बाहर ही नहीं आती है। अच्छा, ये तो टिहरी का समीकरण आपने बताया। जी। अगर पूरे उत्तराखंड को देखा जाए, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो, तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर हावी दिखाई दे रहे हैं या जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनसे भी नाराजगी लोगों के अंदर है? सर, ये मेरे को लग रहा है क्षेत्रीय मुद्दा ज़्यादा रहेगा इस टाइम। क्योंकि अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया हर घर में पहुंच रहा है। वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेती है, क्लियरफाई कर लेती है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कुछ भी दिक्कत हुआ, फ़ोन उठाया और चेक कर लिया। तो बस इसी से आप मतलब सोच सकते हो कि सोशल मीडिया बहुत हेल्प कर रही है लोगों को आइडेंटिफाई करना कि हाँ, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इवन अपना बात भी पहुँचाने के लिए। चलिए, आपने सोशल मीडिया का जिक्र करा, हमारे साथ ज्योतिष है। किस तरह से आप देखते हैं पूरे चुनाव को? आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? पहले अपना नाम, परिचय। मैं रतन श्रीवास्तव, एस्ट्रोलॉजर हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी को आना तय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जिसको अगर कोई संदेह है तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक चुनाव की बात है, देखने की बात है, तो जो विकास इन 10 सालों में हुआ है, पिछले बुजुर्गों से जो हमने सुना, इतना विकास कभी नहीं हुआ। चाहे किसी भी क्षेत्र में, लोग जैसे कहते हैं कि किस क्षेत्र में विकास हुआ है, आप एक क्षेत्र ऐसा बताइए जिसमें विकास नहीं हुआ है। मुझे जहां तक लगता है, रक्षा क्षेत्र से लेकर के, और आप सड़क की तरफ भी ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, आप लोगों के तरफ देखिए, राशन की तरफ देखिए, गरीबों के लिए देखिए, आप हर जगह मकान दिया गया, राशन दिया जा रहा है। जहां पे जितनी आवश्यकताएं थी मोदी सरकार ने पूरी की जा रही है। परंतु अगर आप ये सोचते हैं कि 65 साल में सारी आवश्यकताएं बढ़ा दी गई हैं और 10 साल में सारी खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं संभव है। मोदी के कार्यकाल में जितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, फैसले हुए हैं, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप खुद देख लीजिए, क्या किसी सरकार में हुआ है? नहीं, मैंने तो ये भी देखा कि बैलगाड़ी से कार तक हम पहुंच गए। जब फैसिलिटी अगर आपके पास होगी, अब मोबाइल है, मोबाइल देन तो कांग्रेस की है, सर, आपने कहा टीवी देन कांग्रेस की है, इंटरनेट कांग्रेस की है। और आप जो बात कह रहे हो कि 65 सालों में कोई काम नहीं हुआ, ये तो आपके मन की बात है। मैं पूरा उत्तराखंड, मेरी बात भी सुनिए, मैं पूरा उत्तराखंड घूम के आया। जितना जोश आपके अंदर दिखाई दे रहा है ना, मुझे लोगों के अंदर तो दिखाई नहीं। सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि बैलगाड़ी से लेकर के और लोग कार तक आ गए। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आप कार तक की बात कांग्रेस के जमाने की याद कर रहे हैं। आज लोग फ्लाइट से चल रहे हैं, गरीब आदमी भी
फ्लाइट चल दे रहा है। आप जाकर के पता करिए एयरपोर्ट पे कि लोग जो गरीब हैं वो भी अब फ्लाइट की यात्रा कर ले रहे हैं, फ्लाइट इतने सस्ते हो गए। ये मोदी के कार्यकाल में हुआ है। आपने जो कह दिया वो अपने जगह पर सही था, लेकिन आप मोदी के कार्यकाल को देख लीजिए कि लोग फ्लाइट से चल रहे हैं। जिनको आप जो लोग 30,000 40,000 रुपए भी कमा रहे हैं वो बकायदे फ्लाइट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्लाइट सस्ता हो गया है। चलिए, फ्लाइट सस्ता हो गया है, फ्लाइट सस्ता हो गया कह रहे हैं। बिल्कुल सर, आप कितनी बार सफर करते हैं? पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं एडवोकेट धीरज सोम। हाँ, फ्लाइट सस्ती हो गई है ऐसा ये कह रहे हैं। इससे पहले क्या बहुत महंगी थी? देखो, इससे पहले महंगी थी और अभी सस्ती तो हुई है लोगों का, इसलिए फ्लाइट बढ़ी भी है, एयरपोर्ट भी बढ़े हैं और बन भी रहे हैं नए, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी। चुनावी माहौल को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो, हमारे देश की जो राजनीति है वो गाँव से शुरू होती है। आप गाँव में जाओगे ना 10 साल पीछे, कभी बिजली आती थी और नहीं आती थी। आज कंटिन्यू आती। बिल तो देना पड़ेगा, जब सुविधा ले रहे हो तो शुल्क भी देना पड़ेगा। अब वहाँ की रोड देखिए आप, गाँव में आज रोड बन गई हैं, बैंक खुल गए हैं, हॉस्पिटल बन गए हैं छोटे छोटे, सुलभ शौचालय दिए गरीबों को, जिसके यहाँ नहीं थे उसको भी दिए हैं, वो गरीब हो या अमीर हो, खुद बने हो ना बने हो। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने जिक्र करा कि लाइट भी लोगों को। मैं भी चुनावी सफर में गुजर रहा था तो लोहाघाट के बाजार के लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हम काम धंधा कैसे करें, बिजली तो यहाँ आती नहीं। देखो, पहाड़ी क्षेत्र की समस्याएं अलग हैं, मैंने अपने मेरठ की समस्याएं बताई हैं। अच्छा, आपने मेरठ की समस्या बताई। चलिए, अब उत्तराखंड की भी समस्या। हाँ, अपना पहले परिचय दे दे और बताएं कि चुनावी माहौल क्या है और राजनीतिक मुद्दा जो रहेगा वो क्या राष्ट्र हित वाला रहेगा या क्षेत्रीय मुद्दा भी हावी रहेगा? नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं शिक्षा में काम करता हूँ। देखिए, होना तो आइडियली ये चाहिए था कि इस प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन पे चुनाव हो। इस प्रदेश में जो जर्जर हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारे जो अस्पताल हैं, हमारे बच्चों को बेरोजगार है, अग्निवीर की समस्या बहुत बड़ी है। जो सीमांत प्रदेश के, जो हमारा प्रदेश जो है सीमांत प्रदेश है, हमारे यहाँ पर हर घर से एक फौजी निकलता है। हमारे यहाँ पुश्तें निकल गई है फौजों में लोगों की, परंतु इस समय ऐसा हो गया है कि बच्चों को अग्निवीर में भर्ती हो रही है और बच्चे 2 साल 3 साल में फिर बेरोजगार हो जा रहे हैं। उसका मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है। जो मुद्दे बेसिकली जो जनता से हैं वो होने चाहिए थे और सरकारों ने या पार्टियों ने हमें ऐसे मुद्दों में उलझा रखा है जो मुद्दे हमारे जीवन में उनका कोई ज्यादा महत्व है नहीं। पर वो ये ना, आसान तरीके से वोट निकालना ये है कि आप वो बात करें जिससे जनता का कोई लेन देना ना हो। लेकिन सवाल ये है ना कि जब सत्ता में कांग्रेस थी या जो चुनाव होते थे उस वक्त बीजेपी से सवाल किया जाता था कि राम मंदिर कब बनाएंगे, 370 कब हटाएंगे। तो जब उन्होंने एक काम कर दिया है तो क्रेडिट उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब अगर वो क्रेडिट मांग करके चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, राम मंदिर पे हम सबकी आस्था है, भगवान राम हम सबके आराध्य हैं। अगर राम मंदिर बनाया है अयोध्या में तो ये एक वेलकम स्टेप है, इसमें किसी को विरोध करने की उतनी खास आवश्यकता है नहीं। परंतु आपको ये भी देखना पड़ेगा कि धर्म के साथ साथ आपको जनता का डेवलपमेंट भी करना है। आपने जनताओं की जो मूलभूत समस्या उनका निवारण करना है, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है देश में। जनता के डेवलपमेंट की बात इन्होंने की। जिस तरह से रोडों का जो जाल दिखाई दे रहा है, दिल्ली से देहरादून की दूरी कम हो गई है। चाहे आप देहरादून से आप कुमाऊं जाए, कहीं भी जाए, ऑल वेदर रोड, तो विकास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको? नहीं, देखिए, विकास हो रहा है पर जिस तरह से किया जा रहा है सवाल सिर्फ उस पे है क्योंकि एक्सपेक्टेशन जनता की उस तरह की है। कांग्रेस के राज में भी रोड बनती थी, 6 लेन की रोड बनती थी, 1 किलोमीटर बनती थी केवल फाइलों में। चलिए ठीक है, 6 किलोमीटर रोड बनती थी, 6 लेन की रोड बनती थी, 1 किलोमीटर, उसको 1 किलोमीटर गिना जाता था। अब फाइलों से बाहर आके क्या हुआ है कि 6 लेन की रोड अगर 1 किलोमीटर बनेगी तो उसको 6 किलोमीटर गिना जाएगा। ये ट्विस्ट है, ये खेल है। अच्छी बात है, विकास हो रहा है, सबके लिए है, आपके लिए, हमारे लिए। मुद्दे की बात यह है कि जो पार्टी ये कहती है कि 24 साल में बच्चा रिटायर हो जाए, उसका मुखिया 73 साल में फिर वोट मांग रहा है अपने आजीविका के लिए, तो ये सोचने वाली बात है। इस तरह की परियोजनाएं बनाना, जैसे खासकर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, देख लीजिए जमीन पे क्या स्थिति है। जोशीमठ कोई बात करने को तैयार नहीं है। इनके 5 लीडर हैं, 5 में से कोई भी जोशीमठ के विस्थापन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का सबसे तत्कालिक मुद्दा है जोशीमठ।
किस तरह से एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसका एनवायरनमेंट पे, यहाँ के इकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ रहा है, इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई नेता। अब मैं बता दूं, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो सिर्फ राज्य सरकार से नहीं होते, उसमें बहुत सारा फंड केंद्र सरकार से आता है, इसलिए ये कहना कि ये राज्य का मुद्दा है, ये उचित नहीं है। पहली बात। अब आते हैं इस बात पे कि भाई किस तरह से आप काम करना चाहते हैं, क्या काम किया है 5 साल में। बोल रहे विकास किया है, हम डेटा देते हैं। 17 करोड़ का फंड हर, इनके पांचों नेता इनके थे, 17 करोड़ का फंड सबको मिला था विकास के लिए। जो मैक्सिमम खर्च हुआ है वो 8.99 करोड़ रुपया, सिर्फ मतलब 50% मात्र खर्चा किया है। ये बात तो हर जगह मुझे जब मैं चुनावी सफर में निकल रहा था तो हर जगह इस तरह के सवाल मिल रहे थे, क्योंकि ये फौजी बहुल राज्य है, तो हमारे साथ पूरे बस इसमें एक में फौजी वाला जोड़ दूं। आप समझिए, यहाँ की जनता कैसे दूरगामी प्रदेशों में रहती है, सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, कुछ फौजों के लोग हैं, उनको पेंशन मिलती थी प्रॉपर, जो उसमें शिक्षा में थे उनको पेंशन मिलती थी, उससे उनका भी चलता था, उनके बच्चों का भी चलता था। पेंशन कर दी बंद, बच्चों के लिए कोई आजीविका नहीं, तो छोड़ के ही भागेंगे। तो जो समस्या ही आपने क्रिएट की, आप उसके लिए भी बात नहीं करना चाहते, ये ज्यादा दुखदाई बात है। नहीं, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पेंशन को लेकर के कई जगह सवाल उठ रहे हैं। आप पूर्व फौजी हैं, किस तरह से पूरे चुनावी जो समीकरण है उसको देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड में जो उठ रहा है वो फौजियों को लेकर के उठ रहा है, और अग्निवीर योजना को लेकर के काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, मैं बोलना चाहूँगा, मैं एक्स फौजी हूँ, रंजीत सिंह रावत, और मैंने 20 साल फौज को दिए हैं, और मैं देश के बारे में हमेशा बात करता हूँ कि मैंने देश के लिए ही अपने को जीवन को दान देने की कोशिश करी थी। तो जिस तरह उन्होंने पूछा अग्निवीर का टॉपिक, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अग्निवीर का जो सिस्टम बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। उसमें सभी मिलिट्री के जो मेजर कमांडर्स थे उन्होंने मिलकर एक सिस्टम बनाया हुआ है। उसको समझाना और समझना आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। मैंने 20 साल नौकरी करी है। आज की डेट में सिर्फ ये मुद्दा उठाती है जो अपोजिट पार्टी होती है कि लोगों की पेंशन चली गई, पेंशन टॉपिक लेके कि लोग गरीब हो जाएंगे। आप ये देखिए उस चीज में कि किस तरह से जो 17.5 साल का बच्चा था वो ऐसे भटक रहा रोड पे। मैंने उत्तराखंड की बात करूं तो मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है फौज में जाने का, और उन्होंने ये नहीं कहा कि 4 साल बाद सबको निकाल देंगे। जो क्वालिटी और क्रीम प्रोडक्ट होंगे उनको रखा जाएगा देश की सेवा के लिए। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सिस्टम पहले जो बना था, बदलाव होगा, हमेशा होगा। फौज का बदलाव हर जगह बदलाव होगा। हमेशा याद रखिए, देश के बॉर्डर में जवान लोग चाहिए, यंग जनरेशन, यंग ब्लड। और आपको एक चीज और बता दूं, 4 साल की बात कर रहे हो ना, कई देश हैं, इजराइल आ गया, साउथ कोरिया हो गया, उनकी बात है 2 साल कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है। वो कोई फैसिलिटी और उसके लिए देश के जान देने के लिए करते हैं। हम जान देने के वाले लोग हैं। हम पेंशन का नहीं है कि आज पेंशन है कल नहीं है। अगर जान देने का शौक है तो बंदा जाएगा, वो हिम्मत चाहिए। नहीं, अभी कोई नुकसान नहीं है। यूक्रेन कोई नुकसान नहीं है। यूक्रेन मेरी भी तो बीमार पड़ जाते हैं, मेरा भी तो सवाल बनाया हुआ है। मेरा भी सवाल है। नौसेना सेना के प्रमुखों ने ये क्यों कहा, खासकर नरवणे ने ये कैटेगरिकली उस पे कैमरे पे कहा है कि साहब अगर अग्निवीर इतनी अच्छी योजना थी, हमारे तो हाथ पांव फूल गए जब हमारे वायुसेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम सेना के साथ मजाक। मैं बिल्कुल आप मैं इसी में सवाल जोड़ रहा हूँ। रूस और यूक्रेन की नौकरी के रूस बच्चे की इंटीग्रिटी पे सवाल, रूस और यही बात जो है वायुसेना और नौसेना अध्यक्षों ने कही है कैटेगरिकली। मैं एक चीज जानता हूँ, फौज पहले एक नॉर्मल नौकरी नहीं है। मैं मान गया, मैं आपकी बात को मान गया। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। ऐसी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और वहां पर यह बात निकल करके आई कि यूक्रेन के पास अपने जो लोग हैं, जो सेना है, वो स्थायी तौर पर है यूक्रेन के, और रूस के पास जो सेना है वो उन्होंने सेना में जैसा अग्निवीर जैसा उन्होंने अपनी सेना को बनाया है। यही वजह है कि इतना बड़ा देश होकर के भी यूक्रेन पे अभी तक कब्जा नहीं कर पाया। तो ये तो सवाल उठ रहा है ना। देखिए, स्थायी और टेम्पररी सेना कुछ नहीं होती है। एक फौजी जिस दिन खड़ा होता है फौज के बॉर्डर में और वो कल रिटायर हो रहा होगा, वो तब तक फौजी है। 4 साल वाला फौजी नहीं होता है। फौजी जब बंदूक हाथ में रहती है और सामने दुश्मन होता है ना, वो ये नहीं देखता मेरी 4 साल की नौकरी है या 40 साल की, नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी तो लोग जानना चाह रहे। हमने ये भी तो करिए, हम जानते हैं कि इसकी आपको पेंशन मिल रही है ना? नहीं जानते, आपको पेंशन मिल रही है, दर्द नहीं समझते।
वो तकलीफ नहीं समझते। मैं कभी 4 और 40 नहीं बोल रहा हूँ। तो सारा दर्द और पेंशन आपको पेंशन मिलती है? आपको पेंशन मिल रही है? मेरे को मिल रही है क्योंकि उस समय आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है? आपको कैंटीन की मेडिकल फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी 400 लोगों को भी मिलेगी। नहीं मिलती है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, मिलती है, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है। नहीं मिल रही है मैं भैया। आपको ये बोलना चाहूंगा, चलिए इस तरह की बहस जो है यही हमारे देश की दुविधा है कि फैसिलिटी पेट भरने की बात पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, देश सेवा के बारे में कोई बात नहीं करता। देश सेवा के बारे में बात नहीं करता। देखो एक दिन में भी फौजी है, 4 साल का भी फौजी है और 40 साल में भी फौजी है। मैं रिटायर होने के बाद भी फौजी हूँ। मैं आज लड़ने जाऊंगा, मुझे पेंशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल इन्होंने बात कही कि पेट की लोग सोचते हैं लेकिन फौजी के लोग नहीं सोचते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री 85 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं, वो भी चुनावी मुद्दा उनका है। और ये लोगों की राय आपने सुनी। चुनावी सफर में हम आगे भी और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से जो समाज में जो समस्याएं हैं या समाज किस तरह से सोचता है, उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। मिलेंगे अगले सफर पर।